हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में फिर से एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा दिया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं अगला वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ वह है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए फटाफट हम फिगर को समझते हैं, उसके बाद डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी आप वैसे ही लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जो जिनके बीच की दूरी कितनी है 2l है, और यह कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इतना तो आप लिख लेंगे तब भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम समझते हैं निरक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है कि देखिए वैद्युत द्विध्रुव का AB है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एकदम इसके इस वैद्युत द्विध्रुव AB के लंबवर्धक रेखा पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है फ्रेंड। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये अच्छी निरक्षीय स्थिति में है कि नहीं है, इसके एकदम ऊपर है, यानी कि यहाँ से 90 का एंगल बन रहा है, निरक्षीय स्थिति में है। क्लियर हो गया। मध्य बिंदु O से r दूरी पर, इससे पहले हमने पढ़ा था मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था, उसका मान आप लोगों ने निकाला था। अब हम निरक्षीय स्थिति में लेते हैं, यहां हम देखते हैं, देखिए मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मानते हैं +q आवेश से, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान लेते हैं, E1 है। बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ धन परीक्षण आवेश है, ये क्या करेगा, इसको प्रकर्षित करेगा इस तरफ, यानी इसलिए इसकी डायरेक्शन ऐसे हुई। और यहाँ -q आवेश का मानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है, जो कि अंदर की तरफ है, यानी कि PA दिशा में है, अंदर की तरफ क्यों है, क्योंकि यहाँ धन परीक्षण आवेश फ्रेंड होगा, तो ये क्या करेगा, इस +q0 जो आवेश यहाँ पर है, ये -4 इस क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इसलिए E2 की डायरेक्शन कैसी हुई। क्लियर हो गया। अब चलिए हम पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है और -q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा फिगर में, ये कितना है आपका 90 है, ये 90 है, तो 90 के सामने क्या होगा, कर्ण होगा, 90 अंश का कोण बना रहा है, यानी एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। इसके सामने क्या होगा फ्रेंड, कर्ण है, यानी AP जो है, यानी AP या PA चाहे जो भी लीजिए आप, चाहे AP कहिए चाहे PA कहिए, क्या होगा, कर्ण होगा। ये आधार होगा इतना, यानी ये OA कितना होगा, आधार होगा। OA की दूरी कितनी है, OA कितना है, L है, लंब कितना है, R है, तो कर्ण कितना होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल होता है आपका कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि होगा, यानी कि आपकी ऐसे हम रफली सॉल्व करते हैं, यहां हम रफली सॉल्व करेंगे, कोई गणित नहीं पढ़ रहे हैं, पर रफली समझेंगे। यानी AP स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपका OA स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब OP स्क्वायर। AP स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, OA की वैल्यू कितनी है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी AP की वैल्यू कितनी होगी, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जितना फ्रेंड AP होगा उतना BP होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वही L है वही R है, इसलिए BP की वैल्यू कितनी होगी, √L स्क्वायर या √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ फिगर को मिटा दे रहे हैं और यहाँ लिख देंगे ये डायरेक्शन, इतना फिगर आप बना सकते हो, लिखोगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये डायरेक्शन है आपकी, यहाँ भी उसकी डायरेक्शन आप लिख लो, L स्क्वायर, सॉरी दूरी है, डायरेक्शन नहीं दूरी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ भी लिख सकते हो L स्क्वायर प्लस, यानी ये दूरी है। तो हमको दूरी पता चल गई, AP बराबर है, लिखोगे नहीं लाइन से, तो आपने क्या लिखा कि मध्य बिंदु O से, ये लिखिए आप +q आवेश काट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी, E1, और -q आवेश काट कितनी है, E2 है, और ये भी लिखिए +q आवेश के कारण बिंदु +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और -q से बिंदु P की दूरी कितनी है, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हम E1 और E2 भी निकाल सकते हैं, इसलिए E1 और E2 की वैल्यू के थोड़ा हम जल्दी में करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप सब कुछ समझ चुके हो, कोई चीज ऐसा नहीं है, जहां समझाने वाली चीज ज्यादा होगी वहां मैं आपको खूब अच्छे से बताऊंगा। E1 बराबर क्या होगा फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू फार्मूला E1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सेम फार्मूला Q/R स्क्वायर होता है। क्या होता है,
Q बटे कितना होता है r स्क्वायर होता है, लेकिन r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और अंडर रूट l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के ऊपर अगर वर्ग लगेगा तो आपको पता है वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या बचेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दिशा क्या होगी, BP दिशा में, BP सेम BP दिशा में। ऐसे ही E2 क्या होगा, E2 तो इस -2 आगे इसके कारण है, इसकी वैल्यू भी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे वही वैल्यू होगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, P से A की तरफ यानी PA दिशा में। थोड़ी सी थ्योरी चेंज हुई, थोड़ा सा फिगर चेंज हुआ, बाकी सेम उसी तरीके से है। यहां तक आप नोट करिए, यहां तक आप पहले आप नोट करिए, इस फिगर को आप बना लीजिए, पहले आप फिगर को बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में इसको बना लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिगर को बना लीजिए, तो फिगर हमको मिटा दीजिएगा। आई होप आप फिगर का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग जरा ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले फिगर में यानी जब अच्छे से आप पढ़ रहे थे तो E1 और E2 की दिशा, E1 और E2 की दिशा फ्रेंड जस्ट लाइक दिस थी, ऐसे थी। अगर इसको E1 माने, इसको E2 माने, बिल्कुल ऐसे थे, विपरीत थे। लेकिन यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ खेला और है। एक E1 अगर इस तरीके से, E2 ऐसा है, यानी ये तो मतलब ये कहने का मतलब है ये आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है ये आपस में एक दूसरे के क्या है, विपरीत नहीं है। इसको हम किस तरीके से मान सकते हैं, हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए जरा। लिखिए चूंकि E1 व E2, एक लाइन लिखिए, थ्योरी लिखिए, लिखिए चूंकि E1 व E2 की दिशाएं, देखिए चूंकि E1 व E2 के पहले ऐसे लिखिए, चूंकि E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं, चूंकि E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं, परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। परंतु दिशाएं क्या है फ्रेंड, भिन्न भिन्न हैं। परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। अतः E1 और E2 को, अतः E1 व E2 को, अतः E1 और E2 को, अतः E1 व E2 को दो घटकों में, ये सब चीज लिखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। अतः E1 व E2 को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, कंपोनेंट्स। जैसे आप लोगों ने क्लास 11 में सदिश में घटक वियोजित किया था। E1 व E2 को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। देखिए हमने इतने वाले फिगर को फ्रेंड, ये इतना जो फिगर है, ये इतना, इसको हमने अलग बनाने, ये कोई नया फिगर नहीं है, इसी को हमने अलग से घटक में वियोजित करके लिखा, क्योंकि यहाँ बनाएंगे तो गंदा हो जाएगा। इस समझने के लिए इसे दोनों फिगर बना लीजिए, इसका कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है, लेकिन घटक में वियोजित करने का मतलब, घटक में वियोजित करने के लिए हमने इसको फिगर बनाया। दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, लिखिए। देखिए E1 व E2 का, E1 व E2 के लंबवत घटक, E1 व E2 के लंबवत घटक, E1 व E2 के लंबवत घटक, लिखिए E1 और E2 के लंबवत घटक E1 sin थीटा, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा मान में बराबर, मान में बराबर, मान मतलब वैल्यू, मान में बराबर, परंतु दिशा में विपरीत है नहीं। E1 sin थीटा ऊपर है, E2 sin थीटा नीचे है। मान में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाएंगे। निरस्त कहने का मतलब ये है कि दोनों का परिणाम शून्य होगा, ये कहने का मतलब परस्पर निरस्त हो जाएंगे। परंतु, परंतु देखते रहिए, परंतु E1 व E2 के, E1 व E2 के, परंतु E1 व E2 के समानांतर घटक, 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 E1 cos थीटा, E1 cos थीटा तथा E2 sin, E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा
समानांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है। E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड कहने का मतलब लिखिएगा ना, इसको समझना है। फ्रेंड कहने का मतलब ये है कि जो ये E1 sin थीटा है और ये जो E2 sin थीटा है, इसके मान बराबर है और दिशा में विपरीत है, इसलिए तो निरस्त हो जाएंगे। यानी जो आपका परिणामी तीव्रता होगा किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वह समानांतर घटकों के कारण होगा। समानांतर घटकों के कारण होगा। एक लाइन और लिखिए, फिर हम इसको समझाने का तब इसको हम समझाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले तो लिख लीजिए, जो लिखने वाला है उसको लिख लीजिए। देखिए परस्पर जुड़ जाएंगे। यहाँ लिखिए अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहां से E1 प्लस E2 लिखेंगे और आपको पता है cos थीटा दोनों में है, इसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। इतना आपको समझ में आया। अब हम इसको घटकों को समझाने का प्रयास करेंगे। कैसे इसके मान बराबर, इसको समझ लीजिए ये कैसे निरस्त हुआ। अच्छा जरा फ्रेंड ध्यान दीजिए, E1 का मान कितना है। E1 का मान है 1/4 पाई f sin नॉट k q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यानी हम E1 के स्थान पे पूरी इतनी वैल्यू रखेंगे, हम रख देंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, यानी ये वैल्यू हो जाएगी, मतलब यहां हम रखेंगे तो मिलेगा 1/4 पाई f, यहां रखते हैं। जब इसके प्लेस पे हम रखेंगे 1/4 पाई f sin नॉट k q बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर sin थीटा। और E2 का मान भी वही तो है फ्रेंड, E2 बराबर वही रखेंगे 1/4 पाई f sin नॉट k इनटू q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू क्या sin थीटा। sin थीटा गुणा होगा, दिशा में विपरीत है, आपस में घटेंगे। सेम वैल्यू जब सेम में से घटती है तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है ना। इसलिए क्या हो गए, परस्पर निरस्त हो गए। हमने एक लाइन में थ्योरी में मैंने बता दिया कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के मान परस्पर बराबर दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। लेकिन क्यों निरस्त हो रहे हैं इसको आप समझ गए, इसको आप समझ गए। और इसकी डायरेक्शन सेम क्यों है, और डायरेक्शन जब किसी की सेम होती है, पढ़े हो आप लोग सदिश राशियों में, सदिश वाले चैप्टर में क्लास लेवल में पढ़े हो कि अगर दो सदिश राशियां दिशा में एक होती हैं तो उनका परिणामी जो होता है उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए ये दोनों राशियां क्या हो गई, जुड़ गई। लेकिन ये जुड़ी क्यों, ये घटक ऐसे इधर क्यों हुआ, ये इधर क्यों है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है फ्रेंड, थीटा है। ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से, जो आप देख रहे हो ये आपका तिरछा नहीं, ये एकदम लंब है। ये क्या है, इस तरीके से 90 बना रहा है। चलो इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक सेकंड रुकिए, रहिए तब मैं बताऊं, थोड़ा समझ लें। ये 90 होगा, ये हो जाएगा लंब बटे कर्व, ठीक है। ये कितना है, E1 है, यानी E1 इसकी वैल्यू कितनी होगी, E1 होगी भाई। पहले इसकी वैल्यू कितनी होगी, E1 होगी। ये कर्ण है, ये लंब है, और आपको पता है ये लंब है, ये कर्ण है, और लंब बटे कर्ण का रिलेशन कौन देता है, sin थीटा देता है। यानी sin थीटा बराबर होगा आपका लंब बटे कर्ण। इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए, यहाँ O मान लेते हैं, O मान लेते हैं। तो OE1 यानी लंब बटे कर्ण, तो होगी वैल्यू OE1 बटे कितना, PE1 होगी। और OE1 की वैल्यू आपको चाहिए, OE1 की वैल्यू चाहिए। और PE1 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, E1 है। PE1 की वैल्यू कितनी है, E1 है। तो होगा OE1 बराबर OE1, इसको ट्रांसफर कर दोगे तो हो जाएगा E1 sin थीटा। और ये E1 sin थीटा यानी इसकी वैल्यू कितनी हुई, इतने की वैल्यू हो गई आपकी E1 sin थीटा। और ये E1 sin थीटा यानी ये वाली रेखा OE1 इसके क्या है, समानांतर है। यानी ये वाली इसके क्या है, समानांतर है। यानी जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। इसलिए इसको हम क्या लिख दिए, E1 sin थीटा। यहाँ ऊपर लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए E1 sin थीटा हुआ।
सेम इसी तरीके से यह भी हमने जो तिरछी लाइन बनाई थी यह भी समानांतर ही है, यानी ये इसके समानांतर है, यानी जब इसमें हम रिलेशन यह भी थीटा है, यह भी थीटा है, यानी जब हम इसमें रिलेशन निकालने का प्रयास करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा e2 sin थीटा, ये e2 sin थीटा इसके समांतर इसलिए e2 sin थीटा इसलिए। आधार ध्यान दीजिए, ये वाला जो ये आधार हो गया, ये आधार में जो रिलेशन देगा cos का रिलेशन देगा, cos थीटा बराबर हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण, तो ये e1 cos थीटा आएगा, यहां से आएगा कितना, यानी PO की वैल्यू कितनी होगी जब इस त्रिभुज को लोगे आप, ये वाला इतना जब लोगे आप, इतने त्रिभुज को आप लोगे तो PO की वैल्यू कितनी आएगी, E1 cos थीटा आएगी। जब इतने त्रिभुज को आप लोगे तब PO की वैल्यू क्या आएगी, E2 cos थीटा आएगी। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और इसी के कारण निरक्षीय स्थिति में जो परिणामी तीव्रता होगी वह E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के क्या होगी फ्रेंड, बराबर होगी। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के क्या होगी, बराबर होगी। देखिए मैं एक एक चीज में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि समय की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं होना है, ठीक है। अब इन सारी चीजों को हम मिटा सकते हैं क्योंकि फिगर काफी गंदा हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है। अब हम सीधे सीधे डेरिवेशन करेंगे जो आपके काम की चीज है, इसको भी हम मिटा देंगे, फिर यदि काम लगेगा फिगर का तो हम बना लेंगे। मैं मान लो सबको याद ही होगा, कुछ नहीं करना फ्रेंड, यहां से सिंपली E1 और E2 की वैल्यू रख दीजिए। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बटे r स्क्वायर प्लस का। E2 की सेम वैल्यू है, पुट करते रहो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टाइम्स ऑफ cos थीटा। cos थीटा छोड़ना मत, दोनों सेम है, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स मतलब 2 गुना हो जाएगा, बाहर कर लो 2 बाहर करो, साथ में जो कॉमन है उसको बाहर करो। क्या कॉमन है, सब एक ही चीज है, 2 बार कर दिए, कॉमन क्या करने के, दोनों बराबर है, 2 टाइम्स हो गया q बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू क्या, चलिए ये ब्रेकेट बना। चलिए कुछ चीजों को हम ध्यान दें, 2 को यहां से कर दीजिए, 2 की 1/। चलिए फिगर को एक बार हम रफली बनाएंगे इस तरीके से कुछ, ये A था, ये क्या था, B था, ये O था, पूरा फिगर नहीं बना रहा है बस समझने के लिए, ये O था, ये इतना क्या था, L था, ये R था, ये कितना था, √L स्क्वायर प्लस क्या था, R स्क्वायर। फिगर में जरा ये देखिए, फिगर में बनाए नहीं होंगे लेकिन ये कोण थीटा है आपकी, ये भी कोण थीटा है, बना लीजिएगा पहले वाले फिगर में, ये थीटा है। तो ये बताइए वहां क्या है cos थीटा, वहां क्या है cos थीटा, तो cos थीटा का फ्रेंड होगा क्या, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार यहाँ क्या है, आधार आपका ये है, आधार आपका ये है, कर्ण क्या है, ये है, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका L बाई √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। किसी की कोई समस्या नहीं होगी, फिगर से हमने लिया आधार बटे कर्ण, cos थीटा चाहे इधर से ले लो चाहे इधर, दोनों की वैल्यू इसको भी लोगे तब भी वही वैल्यू आएगी, यानी cos थीटा और क्या आएगा, L/√L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां रखोगे 1/, यहां 1 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। cos थीटा के स्थान क्या लोगे, L/√L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ लिख दो, चूंकि cos थीटा बराबर जो यूज करो उसको जरूर लिखो, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। चित्र से है ना, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस 2ql को अंदर ले लो, हो जाएगा 2ql, और यहाँ है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस अंडर रूट को हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि पता है आपको वर्गमूल को हम घात 1/2 में चेंज कर सकते हैं। यहां से मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अभी आप लिखते रहिए, बाद में चेंज करते हैं। इसको लिखोगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के ऊपर घात कितनी है, 1, यहाँ कितना है, 1/2। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, और जब घातें जुड़ेंगी तो होगा फ्रेंड 3/2। कितना होगा, 3/2। यहाँ क्या मिल गया, 2ql, और आपने पढ़ा था 2ql किसके बराबर होता है, P के, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। तो अगली लाइन यही लिखोगे आप,
ई बराबर 1/4 पाई। क्या कुछ सेम उसी तरीके से है इसके पहले वाले के, थोड़ा शुरू में आप ध्यान नहीं दीजिएगा ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। यहाँ लिख दीजिए चूंकि 2ql बराबर p, ब्रैकेट लिख दीजिए वैद्युत द्विध्रुव का गुण। चलिए सेम तर्क वही, चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R, मतलब L जो है R की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में और भी छोटा होगा। इसलिए L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में और भी छोटा होगा। इसलिए L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में और भी छोटा होगा। इसलिए L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में और भी छोटा होगा। लिख लिए, छोड़ देंगे हम। अतः अगली लाइन लिखिए, अतः उपरोक्त समीकरण से R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे या नगण्य मान लेंगे। तो छोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपको, मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे R स्क्वायर की पावर 3/2 मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे R स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्या बचेगा R क्यूब। ये हो गया आपका न्यूटन पर कूलम। इतना आप नोट कर लिया, इसको आप नोट कर लीजिए इतना। फिर आप लिखेंगे, एक लाइन और लिख सकते हैं, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर कितना होगा फ्रेंड 1, तो E बराबर मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R क्यूब न्यूटन पर कूलम। नोट करिए यहाँ तक। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक लाइन और लिख लीजिए लास्ट में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, लिख लीजिए। लिखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के समानांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर को है। तो फ्रेंड, ये आपका निरक्षीय स्थिति में डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में आपको पढ़ा दिया है। एक आध रीडिंग और बची है, यह चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके जस्ट बाद में आप लोग को गॉस की परमीय रिलेशन पढ़ाऊंगा। चलिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।